Hello everyone, welcome back to my channel. This is Professor Raja Dubey, and today we will discuss an important segment of MPSET Paper 1 syllabus, Unit 4 which is communication. और संचार की इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि MPSET पेपर 1 की अलग अलग यूनिट्स को लेकर के मैंने वीडियोस बनाई हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने यूनिट 1 को उसमें कवर कराया है, यूनिट 2 को, और यूनिट 10 की भी मैंने वीडियोस डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने मैथ की कुछ वीडियोस अपलोड करी थी, जिसमें एक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है और दूसरी जो है वो नंबर सिस्टम के ऊपर है। तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। और उन वीडियोस के माध्यम से मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी मैंने डिस्कस किया है। और आज भी हम वही करने वाले हैं कि जो MPSET पेपर 1 में कम्युनिकेशन से जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में, 2022 में और 2024 में, तो हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और भविष्य में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि संचार क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे मुकम्मल संचार तो वही होता है कि जिसमें यदि आप किसी से कोई सवाल पूछते हो और सामने वाला क्या करे, मुस्कुरा करके जवाब दे दे। इसको ही मैं सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहूँगा, क्योंकि इस स्थिति में आपने क्या किया है कि अपने जो भी संदेश है, अपना जो भी दृष्टिकोण है, जो भी विचार है, जो भी सूचना है, वो सामने वाले को पहुँचा दी। और यदि वो सही तरीके से नहीं पहुँची होती तो उस तरीके से सामने वाला रिएक्ट करता ही नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में यदि आप मुझसे पूछेंगे तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यही कहूँगा कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो लर्निंग का कॉर्नर स्टोन है ना। और इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इंश्योर कर रहे हो कि वो रिसीवर के पास क्लैरिटी के साथ पहुंच गई है। तो कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचाता है, लेकिन संदेश कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण। तो ऐसी स्थिति में वो संदेश सही तरीके से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस सब पूरी प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश का जो मीडियम है वो आता है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मीडियम कौन कौन से होंगे और संचार के प्रकार कौन कौन से होंगे, संचार में कहाँ कहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये MPSET की बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। और 7 C's के बारे में भी पूछता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो कम्युनिकेशन है उसके 7 महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए उसमें। जैसे क्लैरिटी है ना, कॉन्शियसनेस है, कॉन्क्रीट है, करेक्टनेस है, कंसिडरेशन है, कंप्लीटनेस है और कर्टसी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आप देखिए 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है संचार के प्रकार और उसकी विशेषताओं पर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका चेहरे का जो भाव है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हाव भाव और मुद्राएं हैं, ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम बिना शब्दों के ना संचार करते हैं। बिना शब्दों के हम अपने विचार, अपने संदेश, अपने दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे रिसीवर तक आपका जो है वो पहुंचाते हैं। और इसमें सारा सारा आपका क्या होता है, हाव भाव इसमें शामिल होते हैं। तो इसको नॉन वर्बल अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। और वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है ना। तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे भाषण देना है, ईमेल लिखना है, ये सब आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो गैर मौखिक संचार में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसमें काइनेसिक्स, शारीरिक भाषा, और प्रॉक्सिमिक्स मतलब दूरी, और पैरालिंग्विस्टिक आवाज का उतार चढ़ाव इसमें शामिल होता है। तो ये चीज अपन को समझनी पड़ेगी। जैसे प्रॉक्सिमिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि दूरी के बेसिस पर हम संचार को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कई बार बहुत दो व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण बात करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रहेगी। फिर जो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है तो थोड़ा सा दूरी यदि अधिक रहे तो वो सोशल टॉक कहलाएगी। और पब्लिक डिस्टेंस में जो है कोई भाषण देने वाला व्यक्ति आपको एक मंच पर खड़ा दिखाई देगा और बाकी जो पब्लिक है वो आपकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करेगी। तो प्रॉक्सिमिक्स मतलब का मतलब ये होता है कि दूरी दूरी जो है वो उसके आधार पर संचार के प्रकारों को हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से एक होता है आपका पैरालिंग्विस्टिक, है ना, कैसे कहा गया है चीज़ों को, आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो समझाते वक्त मेरी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव है, जो गति है, जो विराम है, जो पिच है, और मेरे बोलने की जो गति है, तो उसके बेसिस पर भी आपका जो है संचार होता है। और ये संचार किस तरीके का होगा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि ये सभी के सभी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। तो इनमें से आप देखोगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर सही होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। यह एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, संचार के कई तरीके के प्रकार होते हैं। पहला आप देखिए अंतर्वैयक्तिक संचार, जैसे इसमें ऑप्शन लिखा है। अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या होता है कि जो प्रेषक है और प्राप्त करता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। और इसमें आपको फीडबैक जो है वो तुरंत मिल जाता है। जैसे हम कहें कि MP जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो
साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें क्या है, एक बोर्ड के जो है मेंबर्स बैठते हैं और सामने जो है अभ्यर्थी बैठता है, तो उन दोनों के बीच में जो संचार हो रहा है उसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से यदि हम कार्यालयीय वार्तालाप को लें, है ना, या फिर हम किसी उपदेशात्मक संचार को लें, है ना, कि एक जो है संत महात्मा जो है वो प्रवचन दे रहे हैं और बाकी पब्लिक उस प्रवचन को ध्यान से सुन रही है, तो अब ये किस तरीके का संचार कहलाएगा, ये अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार आपका कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। और इसी तरीके से आप देखिए, एक होता है आपका पारस्परिक संचार का, है ना, एक होता है अंतर्वैयक्तिक और एक होता है अंतः वैयक्तिक, तो दोनों में आपको डिफरेंस भी समझना है। फिर एक होता है आपका जन संचार, है ना, मास कम्युनिकेशन, और एक होता है गैर मौखिक संचार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ही संचार करे, है ना, मतलब कि जो विचार है वो अपने साथ ही साझा करे, कम्युनिकेशन जो है वो अपने साथ ही करे, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार, है ना। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद से ही संचार कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंट्रापर्सनल का, क्योंकि डायरी जो लिखना है या जर्नल जो लिखना है वो एक्चुअली में खुद के साथ में बात करना है, खुद के साथ में संचार करना है। ये दोनों संचार आप याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल में आपका स्वयं से बात करना, चिंतन करना, डायरी लिखना, और इंटरपर्सनल ये पारस्परिक संचार में दो लोगों के बीच में संचार होता है। ये शब्दों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है कि व्यक्ति का स्वयं से संचार, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या है, इंटरपर्सनल, पारस्परिक संचार ये कहलाएगा। ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो आपको पता है ना कि एक होता है सेंडर, एक होता है आपका रिसीवर, और बीच में आपका क्या होता है, माध्यम। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मध्यस्थ संचार, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो जब सेंडर और रिसीवर के बीच कोई तकनीकी उपकरण, जैसे हम टेलीफोन लगा दें, कंप्यूटर लगा दें, लाउड स्पीकर लगा दें, जैसे हम कहें कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, तो इस दौरान मैं जो है माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं, माइक, है ना, और टैबलेट के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से मैं आपको जो है जो इफेक्टिव जो विचार हैं, जो दृष्टिकोण है, जो ज्ञान है, जो मत है या सूचना है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मास मीडिया इसका सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा। ये क्या कहलाएगा, और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। फिर किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम कहते हैं भावनात्मक संक्रमण या इमोशनल कंटेजियन। यह मनोविज्ञान और संचार का मिला जुला रूप है। जैसे किसी को हंसता हुआ देखकर आपको हंसी आ जाना, है ना, तो यह सहानुभूति का आपका क्या होगा, आधार होगा, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के जो चेहरे के भाव हैं, तो उन भावों की नकल जो है दूसरा व्यक्ति भी करता है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि जो सामने वाला है उसके जो रिएक्शंस हैं वो नेचुरल हैं या नहीं है। और एम्पैथी का भी एक्चुअली में यही आधार है ना। और एम्पैथी में ये होता है कि सामने वाले जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों को आपने कहीं ना कहीं पहले फेस किया है और आप उसके भाव को समझ पा रहे हो, उसी को हम कहेंगे एम्पैथी, है ना। यदि आप किसी दूसरे के जूते में अपना पैर डाल करके देखते हो तो उसको हम एम्पैथी कहा जाता है। और ऊपर ऊपर किसी के दुख में संवेदना प्रकट करना, वो सहानुभूति है। तो दो इसमें डिफरेंस आप याद रखिएगा, सहानुभूति और समानुभूति में डिफरेंस होता है ना। एक होता है एम्पैथी, दूसरी होती है सिंपैथी, है ना। यहाँ पर ये सहानुभूति ये गलत लिखा है, सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी, है ना, और समानुभूति आपकी एम्पैथी कहलाती है। तो समानुभूति एक और बड़े लेवल पर जाकर के सामने वाले की जो भावनाएं हैं, सामने वाले का जो अनुभव है, उसको समझना, ये समानुभूति है, और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी देना, ये समानुभूति है। फिर इसके बाद में संचार की प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो संचार की प्रक्रिया से ये क्वेश्चन आया है कि ये कैसी होती है। तो संचार की प्रक्रिया को आप ध्यान रखिएगा कि ये गतिशील होती है ना। इसके अलावा इसमें साइंटिफिक नेचर होता है इसका, ये टू वे होती है, कंटिन्यूस होती है, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन संचार की प्रक्रिया गतिशील होती है, लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है, और इसका क्रम आपको इसमें बताना था। तो इसका करेक्ट क्रम क्या हो जाता है, इसका करेक्ट क्रम हो जाता है आपका, सबसे पहले आपका आता है प्रेषक के पास एक विचार होता है, फिर इसके बाद में प्रेषक उसको एनकोड करता है, फिर इसके बाद में प्रेषक संदेश को प्रेषित करेगा, फिर इसके बाद में प्राप्तकर्ता को संदेश मिलेगा, और अंत में आपका प्राप्तकर्ता जो है वो रिसीवर फीडबैक या प्रतिपुष्टि आपका भेजता है। तो विचार, संदेश बनाना, फिर माध्यम, रिसीवर गेट्स मैसेज, प्राप्ति और डिकोडिंग, अर्थ समझना, और फीडबैक प्रतिक्रिया, फीडबैक संचार चक्र को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया में परिष्करण या फिल्टर जैसे कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। संचार प्रक्रिया को इफेक्ट करने वाली चीजें कौन सी होंगी, एक तो आपका कल्चर होगा, दूसरी आपकी इमोशंस होंगी, और तीसरे आपके एक्सपीरियंस होंगे, है ना। जैसे मैंने जो है संचार के ऊपर या संप्रेषण के ऊपर कई बुक से पढ़ा, उसके बाद में मैं अपनी भाषा में, अपनी भावनाओं के अनुरूप, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये सब का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना, उस टॉपिक के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सब फिल्टर का काम करेगा, है ना। तो संचार प्रक्रिया में जो परिष्करण है
वो आपका कल्चर हो सकता है, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है ना। तो संचार में फिल्टर वे मानसिक या सामाजिक तत्व हैं जो संदेश के अर्थ को बदल सकते हैं। हमारी संस्कृति, पूर्व अनुभव और उस समय की भावनाएं यह तय करती हैं कि हम किसी संदेश को कैसे डिकोड करेंगे। 2022 में संचार नेटवर्क पर एक क्वेश्चन आया है और पूछा गया है कि संचार नेटवर्क में सर्किल नेटवर्क अनुमति देता है। तो संचार नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं और उसमें से एक प्रकार है आपका सर्किल नेटवर्क। जो अन्य प्रकार है उसमें एक व्हील नेटवर्क आता है, एक आता है ऑल चैनल। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। सर्किल नेटवर्क का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका सर्किल नेटवर्क का। सर्किल नेटवर्क में आपका एक सर्किल बनता है जिसमें जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ। तो इसमें ये होता है कि ए वाला जो है वो बी वाले के साथ में कम्युनिकेट करेगा और बी वाला ए के साथ कम्युनिकेट करेगा। सेम इसी तरीके से बी सी के साथ में, सी बी के साथ में करेगा। तो इसमें जो है प्रत्येक सदस्य अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करता है और उसको आगे नहीं फॉरवर्ड करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्किल नेटवर्क कहेंगे, है ना। जैसे आप देखते हो ना कि आपने किसी से कोई बात कही तो उस बात को वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करेगा, फिर दूसरा तीसरे से करेगा, तीसरा चौथे से करेगा और इसी तरीके से वो आपकी बात जो है वो आगे बढ़ती है। इसे हम कहेंगे सर्किल नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है जिसे व्हील नेटवर्क कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक होगा लीडर व्यक्ति, जैसे एक्स हो गया लीडर व्यक्ति। अब वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ में? कोई एक व्यक्ति ए के साथ में और एक व्यक्ति बी के साथ में। अब ए व्यक्ति जो है इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा सी के पास में, सी डी के पास में बढ़ाएगा और डी से ये कम्युनिकेशन कहाँ पर जाएगा, या बी के माध्यम से कम्युनिकेशन कहाँ पर जाएगा? डी तक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं व्हील नेटवर्क, है ना। इसमें ये केंद्रीकृत होता है क्योंकि सेंटर में आप देखिए एक लीडर होता है ना, जिसके माध्यम से क्या हुआ? संचार जो है सबसे पहले प्रेषित किया गया, ये स्रोत हो गया आपका, है ना। तो सारा का सारा संचार एक लीडर के माध्यम से होता है। जैसे मोदी जी हम कहें तो मोदी जी यदि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो किस तरीके का आपका संचार होगा? व्हील नेटवर्क का एग्जांपल होगा, है ना। और एक होता है विकेंद्रीकृत संचार, ये सर्किल नेटवर्क वाला जो अभी अपन ने डिस्कस किया। एक होता है ऑल चैनल, जिसमें इसमें सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मतलब ए ई से बात कर सकता है, ए डी से कर सकता है, ई बी से कर सकता है ना, सी एफ से कर सकता है। जैसे आपने देखी होगी ना कंप्यूटर में एक टोपोलॉजी का प्रकार होता है आपकी मैश टोपोलॉजी, और मैश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य दूसरे कंप्यूटरों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें देखोगे कम्युनिकेशन में, तो ऑल चैनल जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? जिसमें सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहले क्या आया था? मेटा संचार। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका ग्रेप वाइन संचार है उसमें 4 इसके मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें एक है सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा है गॉसिप, तीसरा है प्रोबेबिलिटी और चौथा है आपका क्लस्टर। मेटा संचार का अर्थ होता है संचार के बारे में संचार। जैसे यह कहना कि मैं मजाक कर रहा था, यह ग्रेप वाइन का प्रकार नहीं है। तो मेटा संचार जो है उसका अर्थ होता है संचार के बारे में संचार, और ये ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल नहीं है। तो जब अभी अपन ग्रेप वाइन संचार को डिस्कस करेंगे तो वहां पर अपन डिटेल में इसको देखेंगे। ग्रेप वाइन क्या है, इससे दूसरी बार क्वेश्चन आया और इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र। ग्रेप वाइन का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, वह बहुत तेज गति से फैलता है, लेकिन इसमें अफवाहें फैलने की संभावना अधिक होती है। कीथ डेविस ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। फिर अधिकारी से अधीनस्थ, बॉस से सबॉर्डिनेट के बीच में जो संचार होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अधोगामी संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में निर्देश दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, नीतियां, ये टॉप टू बॉटम चलता है, और अपवर्ड में सुझाव, शिकायतें और रिपोर्ट। तो ये 2 प्रकार और आप ध्यान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसकी जो विकृति है वो क्या है? तो लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश का अभिभार, अधिभार, मैसेज ओवरलोड और छानना या फिल्टरिंग। तो ये तीनों की तीनों चीजें इसमें शामिल होंगी, है ना। क्योंकि आप देखते हो कि जब किसी एक्स के द्वारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसमें निर्देश दिए जा सकते हैं, आदेश दिए जा सकते हैं या नीतियों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आदेश है, नीति है या निर्देश है, उसका जो लिखित प्रसार विधियों पर उसकी जो निर्भरता है वो अधिक हो जाती है। जैसे लिख करके आदेश को डाला गया, तो यदि वो सही तरीके से आदेश सर्कुलेट ना हो तो उसमें विकृति उत्पन्न हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीतियों को किसी बड़े अधिकारी ने अपने से नीचे के अधिकारी को कम्युनिकेट किया है, लेकिन पूरी की पूरी चीजें वो सही तरीके से समझ नहीं पाया। तो और या फिर ऐसा हो गया कि मैसेज बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, है ना। और उसमें से भी कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि जैसे ऊपर के अधिकारी ने कोई आदेश दिया है तो उस आदेश को भी फिल्टर करके जो है वो नीचे तक पहुंचाते हैं। तो इससे क्या हो जाती है कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब बहुत से कोई कर्मचारी तक सूचना आती है तो वो फिल्टर होकर के आती है, इसमें कुछ बातें छिपा ली जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि बहुत अधिक सूचना होने पर कर्मचारी उसे समझ नहीं पाते, और इसी को हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की कमियां। इसके बाद में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है, इसका संक्षिप्त नाम मीकॉम है, इसके बारे में पूछा गया था, इसका क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। एडिशनल फैक्ट हम क्या याद रख सकते हैं कि भेल जो भोपाल है यह इसकी एक विशिष्ट पहल है जिसमें संगठन के भीतर खुले संचार को बढ़ावा देने के लिए ये बनाई गई थी।
यहाँ से एक क्वेश्चन आया। फिर इसके बाद में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि अभी मैं आपको माइक में बोल करके और ये क्लासेस में टॉपिक समझा रहा हूं, तो यदि माइक में प्रॉब्लम हो जाए, इसमें कुछ शोर उत्पन्न हो जाए या आसपास जो भी वॉइस है उसका इस पर इफेक्ट आ जाए तो कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये कम्युनिकेशन की बैरियर कहलाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी बैरियर हैं कम्युनिकेशन की। इसमें इसका जो आंसर होता है कि व्यावसायिक सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलत फहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है। उसका करेक्ट आंसर होगा स्तर या स्टेटस का अंतर। आइए अब हम कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल जो शब्दावलियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की परिभाषा आप याद रखिएगा, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिस लैटिन वर्ड है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है समान। यह विचारों, तथ्यों और भावनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि संचार में जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति जो है अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने संदेश को, अपने दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो ये आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है और प्रकृति क्या है इसकी, द्विमार्गी है, टू वे प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस है। फिर इसके बाद में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's आपसे पूछ सकता है, तो इनको याद कर लीजिएगा, जिसमें एक है क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कॉन्क्रीट, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस और कर्टसी। तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। जब संदेश उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचे जिस अर्थ में प्रेषक ने भेजा था, तो इसमें फीडबैक सबसे आपका महत्वपूर्ण होता है। तो यदि 100% किसी संदेश के गुण हैं और रिसीवर तक पहुंचने पर भी उसके गुण बरकरार रहते हैं तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने जितना भी संप्रेषण के ऊपर पढ़ा है, यदि मैं पूरा का पूरा क्लास के माध्यम से डिलीवर कर पा रहा हूं तो इसका मतलब कम्युनिकेशन कैसा है, इफेक्टिव है। और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ तो टैबलेट से चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर कैमरे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में लाइटिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, या मेरे पास में डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है। यदि ये सब हो जाए तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। और सच कहूँ मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर सामने स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं तो ऊर्जा भी आपको नहीं मिलती है। और मेरी एक आदत है कि जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो यदि सामने स्ट्रेंथ बढ़िया रहे, है ना, बच्चे अच्छे रहें, है ना, सारे एक्टिव बच्चे रहें, तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है ना, और मैं अपनी ऊर्जा को जो है 100% उपयोग कर पाता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन का बैरियर है ना। इसके बाद में आप देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः वैयक्तिक संचार, स्वयं से बात करना यह संचार का सबसे बुनियादी स्तर है। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही होता है ना। तो यदि मैं खुद से ही बात करूं, है ना, खुद के विचारों को खुद से ही साझा करूं, है ना, मैं खुद का अवलोकन स्वयं के द्वारा करूं, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, चिंतन करना, डायरी लिखना और भगवान से एकांत में प्रार्थना करना, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, अंतर व्यक्तिक संचार। इसमें दो लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है, फेस टू फेस, और इसमें फीडबैक क्या होता है, तत्काल मिलता है। इसे डायरेक्ट संचार भी कहते हैं। जैसे दो मित्रों के बीच की बातचीत है, डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद है, साक्षात्कार है, जिसमें बोर्ड मेंबर्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर 10 लोग बैठे हों और बैठ करके एक ही उद्देश्य के लिए संवाद करते हैं ना। उद्देश्य आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन इसमें ग्रुप में जो है कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप देखिए कक्षा में शिक्षण का कार्य, शिक्षण में टीचर क्या कर रहा है, ग्रुप में चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, बच्चे उसको सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में टीम मीटिंग या सेमिनार, ये सब ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जनसंचार। इसमें एक स्रोत से विशाल और बिखरे हुए हेट्रोजीनियस दर्शकों तक यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। आप देखिए, आप टीवी चैनल देखते हो, आज तक जैसे है, तो उसमें किसी खबर को क्या किया जाएगा, वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, एक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है ना। तो टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इंटरनेट है, सिनेमा है, और ये सब के सब क्या है, एक्चुअली में मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसमें फीडबैक धीमा होता है या नहीं के बराबर होता है। फीडबैक का मतलब क्या है कि सेंडर के द्वारा रिसीवर तक जो संदेश भेजा गया है, तो रिसीवर तक वो संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी पुष्टि करना ही फीडबैक देना है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में तो आप फीडबैक ले सकते हो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, किसकी अपेक्षा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सॉरी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अपेक्षा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यदि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो फीडबैक तुरंत मिल जाएगा, है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, मास कम्युनिकेशन में ये देरी बहुत लगेगी, है ना, और ये बहुत धीमा भी होता है या नहीं के बराबर होता है। अगला है वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार। इसका मतलब क्या है कि भाषा और शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो मौखिक हो सकता है और दूसरा लिखित हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको जो है पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैंने जो पीडीएफ है वो मेरे पास में लिखित रूप में है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। साथ ही मैं बोल करके भी आपको समझा रहा हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा, है ना। इसमें भाषण देना, पत्र या ईमेल लिखना, तो ये सब चीजें इसमें शामिल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, अशाब्दिक संचार, बिना शब्दों के संचार करना। इसमें शारीरिक भाषा, संकेत और हाव भाव शामिल है।
चेहरे के हाव भाव, आंखों का संपर्क और कपड़ों का चयन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम किसी परिस्थिति विशेष पर विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किसी परिस्थिति विशेष पर विशेष प्रकार के चेहरे के हाव भाव बनाते हैं और उसी के चलते कम्युनिकेट करते हैं, है ना। जैसे हमें किसी को गुस्सा दिखाना हो तो हम अपनी भौहें जो है वो आंखों की भौहें चढ़ा लेते हैं, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। यदि हमें किसी से बेहतर तरीके से हमें संवाद करना तो हम उसके लिए मुस्कुरा देते हैं, ये सब क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। तो जो चीज़ें आप वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते रिसीवर तक, वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना। और इसी को नज़रअंदाज किया जाता है वर्तमान परिदृश्य में। आप देखिए, शब्दों को अधिक महत्व दिया जाता है भावों की तुलना में, जबकि मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर यदि कम्युनिकेशन का मीडियम है तो वो क्या है, चेहरे के भाव, हाव भाव है, आंखों का संपर्क है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हो और अपनी बात फिर बेहतर तरीके से कर पाते हो। आपने मोदी जी को देखा होगा ना कि मोदी जी सबसे पहले जो है ना जनता से जुड़ते हैं और उसके बाद में फिर अपनी बात रखते हैं। तो संचार का ये सबसे प्रभावी माध्यम है जहां पर आप अपने दृष्टिकोण को, आप अपने विचार को, है ना, सामने वाले को पहुंचा देते हो बहुत आसान तरीके से। फिर अगला देखिए, काइनेसिक्स क्या है। इसमें शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन, हाथ हिलाना, सिर हिलाना, बैठने का तरीका, तो इसके माध्यम से कम्युनिकेशन करना। प्रॉक्सिमिक्स, संचार के दौरान रखी जाने वाली स्थानिक दूरी, स्पेस डिस्टेंस का अध्ययन करना। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीमेट एक प्रकार होता है, पर्सनल में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाती है, सोशल में और बढ़ेगी, पब्लिक डिस्टेंस में डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस के बेसिस पर जो संचार का प्रकार है वो प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। संचार का एक पहलू है ये। पैरा लैंग्वेज आप देखिए कैसे कहा गया है ना, इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, गति और विराम, ये सब इसमें शामिल होता है। बोलने की टोन क्या है, बोलने की गति क्या है ना, पिच क्या है, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं संचार में। जैसे मेरी वॉइस यदि पतली होती तो आप लोगों से कम्युनिकेट करना मेरे लिए भी आसान होता, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत। अगला देखिए, ग्रेप वाइन संचार, अंगूरी लता संचार भी कहते हैं। इसे 2 बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं ना। ये एक तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसका कोई निर्धारित नियम नहीं होता और ये बहुत तेजी से आपका फैलता है ना। ये ना तो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ना ही अपवर्ड कम्युनिकेशन है। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ना ही इसका कोई नियम फिक्स है। ये तो अफवाह जैसे फैलता है, जैसे ऑफिस की गपशप है ना। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे से कोई बात कही तो वो 10 या 50 लोगों तक जो है वो फैल जाती है। तो ये गॉसिप का एग्जाम्पल है, इसी को हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। फिर अगला क्या है, सिंक्रोनस मीडिया, तुल्यकालिक मीडिया। जब संचार वास्तविक या रियल टाइम में हो, जैसे वीडियो कॉल, लाइव क्लास या टेलीफोन पर बातचीत करना। जैसे अभी मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइव नहीं जाएगी, पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो ये सिंक्रोनस मीडिया का एग्जांपल नहीं होगा। लेकिन यदि आपके साथ में लाइव क्लासेस करता, टेलीफोन पर बात करता या वीडियो कॉल करता, तो ये सिंक्रोनस मीडिया का एग्जांपल होता। एसिंक्रोनस मीडिया में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये रिकॉर्डेड वीडियो होने वाला है ना, ईमेल, ब्लॉग पोस्ट, तो ये इसका एग्जांपल होगा। तुल्यकालिक रहत कहलाएगा ये, जब संचार में समय का अंतर होता है, लाइव नहीं होता, तो इसको हम एसिंक्रोनस मीडिया कहते हैं। अगला देखिए, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या कहलाता है, संचार प्रक्रिया में अव्यवस्था या गड़बड़ी, इसे शोर से जोड़ा जाता है जो संदेश की स्पष्टता को कम करता है। तो यदि बीच में जैसे कोई शोर उत्पन्न हो जाए संचार के दौरान में, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो संदेश है वो स्पष्ट नहीं जा पाएगा। जैसे कहीं पर कोई सेमिनार हो रहा है, अब सेमिनार में यदि कहीं पर कुछ गॉसिप चल रही है, तो उसके चलते क्या होगा कि सेमिनार में जो व्यक्ति संचार के माध्यम से संदेश को बाकी लोगों तक पहुंचा रहा है वो स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाएगा। या मेरे माइक में जैसे कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो मैं आपको जो है सही तरीके से संदेश नहीं पहुंचा पाऊंगा, है ना। तो ये जो है यही कहलाता है आपकी एंट्रोपी। और फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि एंट्रोपी क्या है, ऊर्जा का रूप है। अच्छा, प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में, इसमें कीथ डेविस की परिभाषा है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि विचारों, जानकारी आदि का जो विनिमय है वही आपका संचार। आइए देख लेते हैं हम संचार की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को और शुरुआत करते हैं। आइए हम संचार की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। कीथ डेविस की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो संचार क्या है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो की कॉन्सेप्ट हमको क्या ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार का ब्रिज है ना, जिसके माध्यम से जो आपका सेंडर है और रिसीवर है ना, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का ब्रिज है, पुल है ना, इसी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर लुईस ए एलन ने क्या कहा, संचार उन सभी चीज़ों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के मन में समझ पैदा करना चाहता है। यह एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया है। तो हम की पॉइंट क्या याद रखना है, सम ऑफ ऑल थिंग्स, है ना। तो जहां पर सम ऑफ ऑल थिंग्स आए मतलब वो परिभाषा किसकी होगी, लुईस ए एलन की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में विचारों, सूचनाओं या ज्ञान का विनिमय करना, चाहे वह लिखकर, बोलकर या संकेतों द्वारा किया जाए, वो संचार कहलाता है ना। तो जो विचार हैं, जो सूचनाएं हैं या ज्ञान है, उसका एक्सचेंज करना ही क्या है, संचार ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा है। अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने कहा कि अनुनय के सभी उपलब्ध साधनों की खोज करना।
अब अनुनय क्या होता है? अनुनय ये होता है कि आप अपने संप्रेषण कौशल के माध्यम से, आप अपने विचार या दृष्टिकोण के माध्यम से आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हो, सामने वाले की आप मनोवृत्ति को कैसे बदलते हो, उसी को कहा जाता है अनुनय। क्योंकि अरस्तु एक महान वक्ता थे, इसलिए उनकी परिभाषा में परsuasion, मनाना या राजी करना शब्द मुख्य है। अब मनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत बेहतर तरीके से आप उसको कन्विंसिंग आपकी पावर आपके पास में होनी चाहिए ना, ताकि आप उसको जो उसकी मनोवृत्ति जो है वो बदल दो। तो इससे जो है बेहतर तरीके से संचार कहना ये कहलाएगा, है ना। तो संचार का अर्थ ही है अनुनय के सभी उपलब्ध साधनों की खोज करना। ये अरस्तु के अनुसार परिभाषा होगी। बॉरेन बीवर क्या कहते हैं? संचार वह सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक दिमाग दूसरे दिमाग को प्रभावित करता है। माइंड अफेक्टिंग अदर माइंड, है ना। तो ये इनके अनुसार है। बिलेबर श्राम क्या कहते हैं कि संचार का अर्थ है एक दूसरे के साथ उभयनिष्ठता, कॉमननेस स्थापित करना। तो कॉमननेस पर इनका जोर है। अभी आप याद कर लीजिएगा थियो हेमन की परिभाषा क्या है? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं और विश्वास का हस्तांतरण है। फिर इसके बाद में कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक क्या होता है, आपका सेंडर होता है। संचार की शुरुआत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रेषक या स्रोत कहलाएगा। जिसके दिमाग में सबसे पहली बार विचार आए उसी को हम क्या कहेंगे? सेंडर कहेंगे या स्रोत कहेंगे। जैसे आप कम्युनिकेशन करते हो, मोबाइल कम्युनिकेशन की जैसे हम बात करें, तो एक होता है आपका सर्वर। तो सर्वर ही एक्चुअली में आपका सोर्स है ना। मूल स्रोत या मूल कंप्यूटर सर्वर ही है। और सर्वर कंप्यूटर में सारी की सारी जो डेटा है वो रखा हुआ है ना। और उसमें डेटा फीड कर दिया गया है। अब फिर वो उसको एनकोड किया जाएगा, फिर इसके बाद में मीडियम के माध्यम से भेजा जाएगा, फिर डिकोड किया जाएगा और फिर वो रिसीवर तक आपका पहुंचेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो क्या है? सेंडर ही है ना, सेंडर है या स्रोत है। तो संचार की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जिसके दिमाग में विचार या आइडिया आता है उसको हम सेंडर कहते हैं। इसे एनकोडर भी कहा जाता है, संचार प्रक्रिया का जनक। फिर इसके बाद में मैसेज, ये वो जानकारी होती है, तथ्य होती है, भावना होती है जिसे प्रेषक क्या करता है? रिसीवर तक भेजना चाहता है। ये संचार की विषय वस्तु या कंटेंट होती है। अब ये वर्बल हो सकती है या नॉन वर्बल हो सकती है ना। जैसे चेहरे के हाव भाव हैं, वो कैसा मैसेज कहलाएगा? आपका नॉन वर्बल। और जो शब्द हैं, संदेश है, वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्बल कहेंगे। फिर होता है एनकोडिंग, संकेतीकरण या कूट लेखन। विचारों को समझाने योग्य संकेतों, भाषा, चित्र या प्रतीकों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो एनकोडिंग कहलाती है। यह प्रेषक द्वारा किया जाता है, सही शब्दों का चुनाव यही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है ना। जैसे मैंने संदेश जो है उसको अच्छे से पढ़ा, समझा, लेकिन चूंकि मुझे रिसीवर तक सही तरीके से उसको पहुंचाना है तो एनकोडिंग की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। संदेश को फिल्टर करना ही एक्चुअली में एनकोडिंग है। और कैसा फिल्टर करना? ताकि यह रिसीवर द्वारा जो है ना वो रिसीवर द्वारा प्रॉपर वो पहुंच सके संदेश। फिर इसके बाद में क्या है? चैनल मीडियम। यह वो रास्ता है जहां साधन जिसके जरिए संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक यात्रा करता है। अब ये ध्वनि तरंगें हो सकती हैं, फोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता को जो जोड़े वही चैनल मीडियम कहलाएगा। जैसे हम कहें आपसे कि यूट्यूब जो है वो एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपनी वीडियोस को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो ये क्या है? मीडियम। फिर अगला होता है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जिसके लिए संदेश भेजा गया है उसे हम रिसीवर कहेंगे। तो ये क्या करेगा? इसे डिकोडर भी कहा जाता है ना। तो संचार का लक्ष्य एक्चुअली में क्या है? आपका रिसीवर ही है। डिकोडिंग या विसंकेतीकरण, तो मूल संदेश में वापस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। ये रिसीवर के द्वारा की जाती है। अगला होता है फीडबैक। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया यह बताता है कि संदेश समझा गया है या नहीं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आप उसको क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। इसका मतलब क्या है? ये रिस्पॉन्स है, ये फीडबैक है, ये आपकी प्रतिक्रिया है कि मेरे द्वारा जो संचार किया गया है, मेरे द्वारा जो जिस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाया गया है उससे आपको संतुष्टि हुई है, सेटिस्फेक्शन हुआ है। और इसी की प्रतिपुष्टि करने के लिए आप क्या करोगे? है ना, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो ये सब चीज़ें जो है वो संचार का सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, फीडबैक, है ना। फीडबैक संचार प्रक्रिया का चक्रीय और पूर्ण बनाता है, इसके बिना संचार आपका अधूरा है। फिर अगला देखिए नॉइज, शोर, व्यवधान। संचार में आने वाली कोई भी बाधा जो संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचने से रोकती है। यह किसी भी चरण में हो सकता है, जैसे खराब नेटवर्क, ट्रैफिक की आवाज़ या ध्यान न देना, है ना। तो कम्युनिकेशन आपका जो है प्रभावित होगा इससे। कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ, यह वातावरण या परिस्थिति जिसमें संचार हो रहा है, शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है ना। जैसे मारो शब्द का अर्थ जो है खेल और लड़ाई में अलग होना, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो संचार की प्रक्रिया का सही क्रम याद रखना है। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। फिर अगला हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह एक प्रकार की टू वे प्रोसेस है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार एक तरफा नहीं होगा, इसमें कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, है ना। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों होने चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन संभव है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर गतिविधि है, स्थिर नहीं है, है ना। अगला क्या है? एक प्रकार की
फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। एक बार बोला गया शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। आप माफ़ी मांग सकते हैं लेकिन शब्द मिटा नहीं सकते हैं। तो संचार की प्रक्रिया में शब्दों का सटीक चयन और सही वे में कम्युनिकेट करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेंगी, सेंडर को प्रभावित करेंगी, रिसीवर को प्रभावित करेंगी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है सही शब्दों का चयन करें, क्योंकि यदि सेंडर बहुत बढ़िया है तो उसके द्वारा करी गई एक गलती भी रिसीवर तक यदि पहुंचती है तो वह आपका मुद्दा बन जाएगी, है ना। फिर वो उसको वापस नहीं ले सकता है। तो इसीलिए एक स्रोत को, जो कि एक बहुत ही प्रभावी स्रोत है, उसके द्वारा ऐसा ना हो कि जो गलत शब्द हैं वो संचार में प्रयोग किए जाएं। अगला क्या है, गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्यपूर्ण है। संचार बिना किसी कारण के नहीं होता है, इसका कोई ना कोई लक्ष्य, सूचना देना, मनाना, मनोरंजन जरूर होता है ना। अगला क्या है, कॉन्टेक्चुअल है, संदर्भात्मक है। संचार संदर्भ पर निर्भर करता है। आग शब्द का मतलब रसोई में अलग है और सिनेमा हॉल में अलग है ना। तो ये सिचुएशन मैटर करती है। फिर इसके बाद में यूनिवर्सल या सर्वव्यापी, यह हर जगह मौजूद है। इंसान, जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि मशीनें भी संचार करती हैं, है ना, ओमनी प्रेजेंट या सर्वत्र। जैसे यदि आप किसी सामाजिक परिवेश में, किसी मंच पर या किसी सेमिनार में आप किसी को कोई अपशब्द कहते हो, तो ऐसी स्थिति में वो अधिक प्रभावित करेगा, है ना। क्योंकि संदर्भ जो है वो वहाँ पर उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने का नहीं है। लेकिन यदि आप कोई खेल खेल रहे हो और उस दौरान जो है अपनी इमोशंस के चलते आपसे कोई शब्द निकल जाता है, तो वो कॉन्टेक्चुअल है ना, वो संदर्भात्मक है। उसके लिए आप अलग उसको कैटेगरी में रखना चाहिए। अगला क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयक। संचार केवल एक विषय नहीं है, वह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान का मिश्रण। फिर अगला क्या है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, अर्थ का विनिमय। केवल डेटा भेजना संचार नहीं है, सामने वाले को समझ में आना जरूरी है। और स्पाइरल प्रोसेस, संचार देखिए नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है ना।